Hello everyone and welcome back once again for another session of company accounts। देखिए हम क्लास 12 की कंपनी अकाउंट्स में जो इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर कर रहे हैं, हमने उसमें अभी तक कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस तक के लास्ट सेशंस को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर आउट कर लिया है। आई होप कि वो सेशंस आपने जरूर अच्छे से समझ लिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हमारे पास ये जो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स दिया हुआ है, जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा टिपिकल सा एक कंसेप्ट रहता है, इसे आज समझते हैं कि ये क्या है। देखो अगर आपको याद हो तो जब हमने टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल किया था तो हमने कुछ वर्ड्स देखे थे लाइक फुल्ली सब्सक्राइब्ड कैपिटल, एक हमने अंडर सब्सक्रिप्शन वर्ड सुना था और एक हमने ओवर सब्सक्रिप्शन वर्ड भी उस वक्त भी सुना था। तो मैंने आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का जो मतलब बताया था वो क्या था, व्हेन द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड टू द पब्लिक। हु अप्लाइज फॉर द शेयर? एक प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर, मतलब एक इन्वेस्टर जो है वो शेयर्स के लिए अप्लाई करता है। एंड हु इज द ऑफरर? और ऑफर कौन करता है? कंपनी ऑफर करती है। तो दैट मीन्स जितने कंपनी ने इशू किए हैं, जितने कंपनी ने ऑफर किए हैं, जब लोग यानी कि पब्लिक उससे ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर देती है तो हम उस केस को ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का नाम देते हैं। से फॉर एन एग्जाम्पल, हमने शेयर्स इशू किए हैं, मतलब ऑफर किए हैं 10,000 के, लेकिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए 12,000। तो इस केस में ये जो डिफरेंस है 2,000 का, वो क्या कहलाया जाएगा? वो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का केस कहलाया जाएगा। तो चलिए अब हाउ टू डील विद दिस ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। देखो सबसे पहले एक बात, एक कंपनी कभी भी जितने शेयर्स उसने ऑफर किए हो ना, उससे ज्यादा के शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती है। तो जो 10,000 अगर हमने इशू किए हैं, ऑफर किए हैं, तो हम 10,000 से ज्यादा अपने शेयर्स अलॉटेड नहीं कर सकते हैं। तो हमें इन 12,000 को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा कि हम ऐसे शेयर्स अलॉट करें कि हमारे नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 10,000 ही रहें। तो कैसे डील किया जाएगा विद दिस ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स? देखो सबसे पहला और एक ही मात्र तरीका है इसका, वो है मेक अ प्रोरेटा टेबल एंड अलॉट दी शेयर्स ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। आप कहोगे कि ये प्रोरेटा टेबल क्या होता है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, माइंड माई वर्ड्स। अगर आपको ये प्रोरेटा टेबल बनाना आ जाता है तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन कहीं नहीं गया है, आपका क्वेश्चन शेयर कैपिटल का कभी भी गलत नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, आपने ये एक टेबल बनाना है जो कि मैं आपको समझाऊंगी, हम सीखेंगे, और फिर उसके बाद शेयर्स को अलॉट करना है। कैसे? प्रोपोर्शनेट बेसिस पर, मतलब एक रेशो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर कि इतनों ने अप्लाई किया है इतने के लिए तो उन्हें इतने दे दो। इस तरीके से हम प्रोपोर्शनेट बेसिस पर ये शेयर्स को अलॉट करेंगे। अब इसमें इस प्रोरेटा बेसिस पर, इस प्रोरेटा अलॉटमेंट बेसिस पे ना कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं। तो मतलब अब इस प्रोपोर्शनेट बेसिस वाले को आगे फर्दर किन किन डिसीजंस में डिवाइड किया जा सकता है? देखो वेरियस डिसीजंस कैन बी टेकन बाय अ कंपनी व्हाइल अलॉटिंग शेयर्स ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। कई तरीके के डिसीजंस लिए जाते हैं एक कंपनी के द्वारा, जिसमें से कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस हैं वो आपको यहाँ पर बताए गए हैं। देखो सबसे पहला ये है रिजेक्ट दी एक्सेस एप्लीकेशन। देखो एक्सेस कितना आया है, 2,000 एक्सेस है ना, तो चुप कर 2,000 जो है वो रिजेक्ट कर दो, उनको पैसा वापस दे दो, और बाकी के कितने बच गए? फिर 10,000 बच गए ना, तो 10,000 वालों को 10,000 अलॉट कर दो। हो गया केस सॉल्व। अगर बी पार्ट है तो उसमें क्या कहते हैं आपको कि एडजस्ट दी एक्सेस एप्लीकेशंस इन फर्दर इंस्टॉलमेंट्स। अब आगे आने वाली इंस्टॉलमेंट्स कौन सी होती हैं एप्लीकेशन के बाद? हमें पता है कि उन्हें या तो अलॉटमेंट बोला जाता है या फिर कॉल्स बोल देते हैं हम, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल या सेकंड एंड फाइनल, इस तरीके से बोल देते हैं। तो दैट मीन्स 10,000 शेयर्स के लिए हमने इशू किया था, ऑफर किया था, लोगों ने अगर 12,000 के लिए भी अप्लाई कर दिया है। पहली बात तो ये, लोग ज्यादा क्यों अप्लाई करते हैं? क्योंकि हमारी कंपनी की मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है,
मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी बनी हुई है, इसीलिए तो ज्यादा लोग हैं जो हमारे शेयर्स खरीदना चाहते हैं। इससे कंपनी के जो शेयर प्राइसेस हैं वो बढ़ते हैं, बिकॉज डिमांड ज्यादा है ना। वो इकोनॉमिक्स वाला कंसेप्ट देखो तो डिमांड अगर ज्यादा होती है, डिमांड का इफेक्ट ज्यादा होता है तो प्राइस बढ़ता है ना, इक्विलिब्रियम। तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है कि मार्केट में आपकी कंपनी की वैल्यू बहुत अच्छी है, लोग आपकी कंपनी के ज्यादा शेयर्स मतलब खरीदना चाहते हैं, ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं। तो अब इस केस में क्या होगा भाई, अच्छी वैल्यू है, क्यों रिजेक्ट करना, क्यों नाराज करना, क्यों अपनी इमेज डाउन करनी, क्यों ना मैं सभी को खुश कर दूं। अब अगर सभी को खुश करना है तो उस केस में क्या किया जाता है, 12,000 के शेयर होल्डर्स को जिन्होंने अप्लाई किया है सभी को इशू कर दिए जाते हैं शेयर्स, लेकिन शेयर्स हमारे 10,000 ही रहेंगे। अब अगर 10,000 शेयर्स रहेंगे तो जो एक्सेस आया उसका क्या होगा, उसका ऐसा होगा कि जो एक्सेस मनी हमें रिसीव होगा उसे हम आगे आने वाली इंस्टॉलमेंट्स में एडजस्ट कर देंगे, जो कि हम प्रो राटा टेबल समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कैसे होगा। लेकिन अगर मैं अभी आपको कुछ समझाऊं तो देखो, 12,000 वालों को हमने 10,000 शेयर्स इशू कर दिए, इसकी रेशो बनाओ। अगर आप इसकी रेशो बनाते हो तो वो 12:10 बनती है ना। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर कोई भी नाराज नहीं होगा, जिसने 12 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उसको 10 शेयर तो मिल ही जाएंगे, है ना। तो जिसने भी अप्लाई किया है वो नाराज नहीं होगा ना, वो कहेगा चलो पूरे ना सही कुछ तो शेयर्स मिले जिससे मैं कंपनी का शेयर होल्डर बन गया। तो उसके द्वारा जो एक्सेस मनी, अब उसने तो 12 के लिए अप्लाई किया होगा, उसने तो 12 के हिसाब से पैसे भेजे होंगे, लेकिन हमने सिर्फ उसे 10 शेयर्स इशू किए हैं। तो जो एक्सेस रिसीव हुआ होगा उसे हम आगे आने वाली इंस्टॉलमेंट्स में एडजस्ट कर देंगे। आई होप कि आपको क्लियर रहा। अब जो लास्ट हमारे पास एक डिसीजन की फॉर्म में है वो और कुछ नहीं है, वो इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, दोनों का ही मिक्सचर है। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक का हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का जो एक इंट्रोडक्शन रहा है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर रहा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले एक नजर डालते हैं हमारे प्रो राटा टेबल के फॉर्मेट पर। देखिए कुछ इस तरीके से प्रो राटा टेबल बनेगा, जिसमें कुछ कॉलम्स बनेंगे, जैसा कि आप नाम देख सकते हो कि मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहला कॉलम जो है वो आएगा शेयर्स अप्लाइड फॉर, दूसरा कॉलम जो है वो आएगा शेयर्स अलॉटेड का, फिर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फिर एप्लीकेशन मनी ड्यू, फिर एक्सेस का एक कॉलम बनेगा और फिर आगे आने वाली इंस्टॉलमेंट्स आएंगी, लाइक अलॉटमेंट है या कॉल्स हैं। अगर कॉल्स 2 हैं तो यहाँ 2 कॉलम्स बन जाएंगे, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, और लास्ट का एक जो कॉलम बनेगा वो बनेगा बैंक या रिफंड का। देखो मैं अपनी वही वाली एग्जांपल लेकर चलूंगी, 10,000 और 12,000 वाला कंसेप्ट कि हमने शेयर्स ऑफर किए थे 10,000 और लोगों ने अप्लाई किए हैं 12,000। मान लो कंपनी ने डिसीजन लिया कि 1,000 शेयर्स वालों को हम कुछ नहीं इशू करेंगे, बाकी के जो 11,000 हैं उन्हें 10,000 अलॉट कर दो। मान लो कंपनी ये डिसीजन लेती है, तो देखो इसमें तो रिजेक्शन वाला बन गया है ना, रिजेक्ट दी एक्सेस, तो इसमें तो एक रिजेक्शन वाला बन गया कि 1,000 वालों को हमने रिजेक्ट कर दिया। और ये जो है इसमें एडजस्टमेंट वाला फैक्टर आएगा, उसमें ये रेशो वाला बन रहा है ना, बस 12 की जगह पर यहाँ 11 आ गया, है ना। तो अब फिर से एक और सपोजिशन, मान लो 10 रुपए फेस वैल्यू थी, लोगों ने 3 रुपए एप्लीकेशन के हिसाब से पैसे भेजे, आगे अलॉटमेंट जो थी वो भी 3 रुपए की थी, उसके बाद मान लो हमारी एक फाइनल कॉल थी 4 की, तो हो गए 10 पूरे। अब देखो क्या होगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 3 रुपए की एप्लीकेशन है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने शेयर्स अप्लाइड फॉर और शेयर अलॉटेड वाले कॉलम में लिखना है। क्या लिखना है, लोगों ने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, अब इसको अलग अलग कर कर लिखना है, 1,000 और 11,000, क्योंकि कंपनी ने ऐसे डिसीजन लिया है ना कि 1,000 वालों को अब कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं, कुछ भी नहीं हुआ है, और 11,000 वालों को कितना इशू हुआ है, 10,000 इशू हुए हैं।
तो अब हमने इन शेयर्स को आधार मानते हुए, इन दो कॉलम्स को आधार मानते हुए आगे अपने कॉलम्स फिल करने हैं। कैसे फिल करेंगे? हमारी जो एप्लीकेशन मनी थी वो 3 रुपए की थी, कोई प्रीमियम कुछ नहीं है ना अभी, तो हम 3 रुपए के हिसाब से ही पैसा रिसीव करेंगे और 3 रुपए के हिसाब से ही पैसा ड्यू होगा। लेकिन अगर आप देख सको ध्यान से तो आपको दिख रहा है कि ये एक कॉलम जो है इसे मैंने रिसीव्ड के साथ अटैच किया है और जो शेयर अलॉटेड है उसे मैंने ड्यू के साथ अटैच किया है। तो क्या है, देखो लोगों ने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा कंपनी को तो उतने के हिसाब से ही पैसा रिसीव हुआ ना, लेकिन जितने कंपनी शेयर्स अलॉट करती है एक्चुअली शेयर कैपिटल में वो फेस वैल्यू, वो ड्यू अमाउंट आती होती है। तो दैट मीन्स एप्लीकेशन मनी ड्यू इसके साथ कनेक्टेड होगा और एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इसके साथ कनेक्टेड होगा। तो अब 3 रुपए के हिसाब से 1000 कंपनी को कितना मिला? 3000। लेकिन क्योंकि यहां 0 है तो ड्यू कितना हुआ? 0। अब एक्सेस कितना आ गया? एक्सेस का मतलब होता है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड माइनस एप्लीकेशन मनी ड्यू। तो माइनस कर दो, कितना एक्सेस आ गया? 3000। अब देखो अलॉटमेंट कितने की है? 3 रुपए की और कॉल्स कितने की हैं? 4 की। पहली बात तो एक ये अलॉटमेंट में पैसा एडजस्ट करना है या कॉल्स में एडजस्ट करना है या नहीं, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। अगर क्वेश्चन में ना दिया हुआ हो तो आपने सिर्फ अलॉटमेंट में ही एडजस्ट करना है, उसके बाद कॉल्स में नहीं करना है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि ज्यादातर क्वेश्चंस में अलॉटमेंट तक की एडजस्टमेंट कही हुई होती है, कॉल्स का बहुत ही रेयर केस होता है। अगर कहा गया हो क्वेश्चन में तो एडजस्ट करना होता है, अदरवाइज नहीं करना होता। अगर फिर भी एक्सेस बच जाता है, एडजस्टमेंट से होने से बच जाता है, तो हमने उसे रिफंड कर देना होता है, बैंक वाले कॉलम में डाल देना होता है। ठीक है। अब देखो एक्सेस है 3000। जब हमने कोई शेयर्स अलॉट ही नहीं किए तो अलॉटमेंट में भी कुछ नहीं आएगा, ना ही कॉल्स में कुछ आएगा, सारा का सारा ये 3000 रिफंड हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं ये, अब इसमें क्या है? 3 रुपए के हिसाब से लोगों ने जब 11000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो कंपनी को मिले 33,000, लेकिन ड्यू कितना बना? सिर्फ 30,000। अब एक्सेस कितना आया? 3000। अब देखो क्योंकि यहां नंबर ऑफ शेयर्स हैं तो अलॉटमेंट में कुछ एडजस्ट हो सकता है। 3 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर्स पर हम मैक्सिमम 30,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं। माइंड माई वर्ड्स, दोबारा से ध्यान से सुन लेना कि हम सिर्फ 30,000 इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। ड्यू जो शेयर अलॉटेड है उनके साथ मल्टीप्लाई कर देखना है कि हम मैक्सिमम कितनी अमाउंट एडजस्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास तो सिर्फ है ही 3000, तो इसका मतलब ये सारा का सारा हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं। जब एक्सेस एडजस्ट हो चुका है तो आगे आने वाले कॉलम्स ऑटोमेटिकली निल हो जाएंगे। अब ध्यान से समझो कि ये जो शेयर्स अप्लाइड फॉर है इसका टोटल हमेशा उन ओवर सब्सक्राइब्ड नंबर ऑफ शेयर्स के बराबर आना चाहिए। ये जो शेयर अलॉटेड होता है इसका टोटल हमेशा जितने कंपनी ने इशू किए हैं, अलॉट करने हैं, उसके बराबर आना चाहिए। और आप फिर क्रॉस चेक कर सकते हो कि 12,000 पर 3 रुपए के हिसाब से देखो 36,000 ही बन रहा है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और 10,000 के हिसाब से अगर हम देखें शेयर कैपिटल में, क्योंकि मैं आपको कहती हूँ फेस वैल्यू आनी चाहिए, तो 10,000 शेयर्स के हिसाब से फेस वैल्यू 3 रुपए, तो 30,000 ही ड्यू बन रहा है। जो एक्सेस आ रहा है वो इस तरह से एडजस्ट हो रहा है। एक्सेस का टोटल लगाने की जरूरत नहीं है, आप बस ये देखो कि जो ये एक्स्ट्रा 6,000 है वो एडजस्ट कहाँ कहाँ हो रहा है, वो एडजस्टमेंट पूरी होनी चाहिए। 3,000 यहां एडजस्ट हो रहा है और 3,000 यहां एडजस्ट हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक का ये प्रोरेटा टेबल कैसे बनेगा ये आपको समझ में आ गया। मैं आज के सेशन को ज्यादा लेंथी नहीं लेकर जाऊंगी, मैं यहीं पर वाइंड अप करूंगी क्योंकि आपको ये चीज समझ में आनी बहुत जरूरी है।
जब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तब हम समझेंगे कि किस तरीके से इस टेबल के आधार पर, इस टेबल को यूज करते हुए हम जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं। जर्नल एंट्रीज वैसी ही हैं, सिर्फ हल्की हल्की वेरिएशंस हमें देखने को मिलेंगी। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।